Hello students, myself Manmeet Srivastava and this is Dheeraj sir. We both are going to tell you about the 9th class science syllabus. Okay, we have come here to tell you about the syllabus chapter wise, that what is the syllabus of class 9th science. इसमें हम लोग ये जानेंगे कि साइंस में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी 3 सब्जेक्ट होता है, इसमें किस चैप्टर का क्या वेटेज है, किस चैप्टर से किस टाइप का क्वेश्चन आएगा और कैसे हम उसको स्टडी करेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द ऑफर प्राइस ऑफ क्लास 9th टॉपिक. क्लास 9th का जो ऑनलाइन कोर्स है बाबू लोग, ये कोर्स जनरली 2999 मीन्स 3000 रुपए में एक कम 2999 रुपए का है, लेकिन ये प्राइस नहीं, अभी ऑफर प्राइस 1 रुपए चल रहा है. अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं सो प्लीज आप लाइवस्मिथ ऐप को डाउनलोड करें और जाके इस कोर्स को परचेज कर लें, क्लास 9th का कोर्स, बिकॉज 1 रुपए में कोर्स मिल रहा है यार, 1 रुपए में. और आप खुद सोचो, हाँ इससे सस्ता कुछ भी नहीं. आप खुद सोचो कि आखिर कोई आदमी 1 रुपए में कोर्स क्यों देगा. इतना वीडियो बनाना है, इतने ज्यादा नोट्स बनाने हैं, डीपीपीज करने हैं, आपके डाउट सॉल्व करने हैं, ये कोई पैसा नहीं है. ये हमारा और आपके बीच में एक ट्रस्ट बिल्डअप किया जा रहा है, एक ट्रस्ट बनाया जा रहा है कि आप हम पर विश्वास कर सको. हाँ, इतना भी अगर हम प्राइस रखें तो कुछ बच्चे जरूर खरीद लेंगे, लेकिन बाद में वो ये बात बोल सकते हैं कि यार इतना पैसा दे करके ना फंस गए, हम ठीक से पढ़ाई नहीं हो रहा है. इसलिए हमने सोचा कि हम 1 रुपए में कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, आप इसको देखें, समझे, तब आप हम पर ट्रस्ट करें कि सही में जो पढ़ा रहे हैं वो ऑथेंटिक है, सही है. फिर बाद में रिलेशंस आगे बढ़ते रहेंगे, देखा जाएगा जो होगा, पहले आगे तो बढ़े हम. सो प्लीज आप लोग इस पर ध्यान दीजिए. अभी हम लोग फिलहाल चैप्टर्स पे बात कर लेते हैं, सिलेबस पे बात कर लेते हैं. यहां जो सबसे पहला चैप्टर आने वाला है आपका, दिस इज फ्रॉम केमिस्ट्री. क्या सर, ये केमिस्ट्री से पहला चैप्टर आप लोग को आने वाला है. दिस इज मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स. मैटर्स इन आवर सराउंडिंग्स मीन्स हमारे आसपास में कौन कौन से मैटर्स हैं. आप अभी जहां पे बैठे हुए हो वहां देखो, आपका मोबाइल फोन दिख रहा है या आपका लैपटॉप दिख रहा है, आपका फैन दिख रहा होगा या आपका एसी दिख रहा होगा, आपका कॉपी दिख रहा होगा, आपका पेन दिख रहा होगा, आपके घर का वॉल दिख रहा होगा, क्लॉथ दिख रहा होगा. कितनी सारी चीजें दिख रही है ना, वो सब के सब मैटर हैं. और जो आपके यहाँ सब्जी बना होगा उसका स्मेल भी, वो भी एक तरह का मैटर है. और जो नहीं दिख रहा है, हवा, वो भी मैटर है. तो हम मैटर इन और सराउंडिंग चैप्टर में पढ़ने वाले कौन कौन से मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात करेंगे, है ना. इसमें हम बॉइलिंग की बात करेंगे और 2 और मैटर की बात करेंगे, जिसमें प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट की बात करेंगे. तो बहुत इंटरेस्टिंग यानी सर कहने का मतलब है कि यहाँ पे 5 स्टेट्स के बारे में 5 स्टेट्स के बारे में, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट. और एक और चीज सर, इन लोगों के लिए बहुत अच्छा चीज रहेगा कि इन सभी मैटर के जो 5 स्टेट्स हैं, इनको आपस में कन्वर्ट करने के लिए टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और साथ में सर प्रेशर की भी जरूरत पड़ती है. तो टेम्परेचर का रेगुलेशन भी पढ़ेंगे, टेम्परेचर का कन्वर्जन भी पढ़ेंगे, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और केल्विन, इन सब में आपस में कन्वर्ट करना. यानी सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन को एक साथ पढ़ेंगे हम लोग. अच्छा सर, मैंने सुना है कि जो सेल्सियस को डिग्री में पढ़ते हैं, फ़ारेनहाइट को भी डिग्री में पढ़ते हैं और केल्विन को थोड़ा केल्विन नहीं पढ़ते, इसमें डिग्री का यूजेज नहीं करते. ये ऐसा यूनिट भी यही होता है, केल्विन नहीं होता है. यानी इंटरेस्टेड. सेकंड चैप्टर जो बाबू हम लोग पढ़ने वाले हैं, इट इज मैटर अराउंड अस प्योर. इसमें हम प्योरिटी की बात करेंगे. क्या सर? हाँ, प्योरिटी. तो जैसे कि अभी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि मैटर्स अराउंड सराउंडिंग में जो है इम्प्योर और प्योर दोनों की बात करें, लेकिन यहाँ पे सर हम लोग सिर्फ प्योर की बात करें. जैसे वाटर, यानी प्योर वाटर की बात करेंगे. फिर हम जैसे एयर की बात करें तो उसमें प्योरिटी क्या क्या है, जैसे उसमें जो उसके कंपोनेंट्स है वो क्या है, प्योर है. जैसे हम अगर चाहेंगे, अगर यूज करना चाहते हैं तो हम एयर को डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते. हमें पहले एयर को फिल्टर करके उसके प्योर मैटर्स को अलग करना होगा, नाइट्रोजन को अलग करना होगा, ऑक्सीजन को अलग करना होगा. ये चीजें यानी उसके जो कंपोनेंट्स हैं वो है. जबकि वाटर जो हमारा प्योर फॉर्म में आ सकता है, जैसे बारिश की पानी, ये प्योर, बारिश की पानी जो प्योर होता है, लेकिन वही जो हमारा हैंडपंप का होता है वो प्योर नहीं होता है. वो प्योर नहीं हो, जो प्योर नहीं होंगे हम उन्हें प्योर बनाएंगे. हम इसमें इवेपोरेशन प्रोसेस पढ़ेंगे,
उसमें फिर हम लोग बॉइलिंग प्रोसेस पढ़ेंगे, क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस पढ़ेंगे, फिर इसमें हम डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे, क्रिस्टलाइजेशन पढ़ेंगे। बहुत सारे प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसके तहत हम लोग यानी इंटरेस्टेड होने जा रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। थर्ड चैप्टर में हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में। ये तो इतना ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है सर, ये भी केमिस्ट्री है, ये भी केमिस्ट्री है। इसमें हम लोग एक मेन थ्योरी होता है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स एटॉमिक, जिन्होंने वही डाल्टन साहब ना जिन्होंने बताया था कि जो किसी भी मैटर का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एटम्स कहते हैं। वही डाल्टन। डाल्टन ने एक बात कह दिया था कि एटम इज इनडिविजिबल, यानी एटम को डिवाइड नाइदर क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, उन्होंने कहा था, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया था। लेकिन बाद में जाकर के ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम में गलत हो गया, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कहा गया केमिस्ट्री में कि एटम को हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं। यानी वही प्रोटॉन जिसके बारे में जो है रदरफोर्ड ने कुछ ना बताया हुआ था, अपना कॉन्सेप्ट दिया रदरफोर्ड ने। 1897 में थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन के बारे में की खोज, फिर 1911 और 1920 में रदरफोर्ड ने प्रोटॉन के बारे में खोज किया, और चैडविक ने न्यूट्रॉन की 1932 में। जी 1932 में। इसके चलते जेम्स चैडविक को नोबेल प्राइज भी मिला था 1935 में। नोबेल प्राइज बाबू, जो भी लोग साइंस के एरिया में बहुत अच्छे काम करते हैं उन लोग को नोबेल प्राइज मिलता है। नोबेल प्राइज कोई कागज का टुकड़ा नहीं है, इट इज अ वेरी मच अमाउंट ऑफ मनी, बहुत बड़ा मनी का अमाउंट होता है, अबाउट 6 to 7 करोड़ ऑफ रुपीज होता है। डोंट वरी। नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है 5th नंबर चैप्टर, ये बायो से होने वाला है। बायो से इसे बाबू आप लोग जो है क्लास 8 में भी पढ़े होंगे, सेल। इसी को हम क्लास 9th में पढ़ेंगे, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, दैट इज सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ मीन्स कहने का ये मतलब हो गया कि सर फंडामेंटल जो वर्ड होता है ना, इसका मतलब ये होता है प्राइमरी, कि जहां पर भी लाइफ होगा वहां पर सेल होगा, अगर सेल नहीं तो लाइफ। किसी भी जगह पर अगर फंडामेंटल वर्ड आ गया ना तो इसका मतलब होता है कि एवरीवेयर वेयर देयर इज लाइफ देयर विल बी सेल, इफ नो सेल नो लाइफ। और इसी सेल को जब आपस में कंबाइन करवाते हैं तो 6th नंबर चैप्टर टिश्यू बन जाता है। इसी चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है ब्लड क्या होता है, मसल्स क्या होते हैं, स्किन क्या होता है, टिश्यूज हो गए। हाँ, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में पढ़ेंगे हम लोग कि प्लांट्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं, एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज हैं, कैसे कैसे फॉर्मेशंस होते हैं, कैसे इनका जो है रियूनियन होता है, कैसे ये सब आपस में कंबाइन करके दोबारा से नए नए टिश्यूज को बना पाते हैं। यूं कह सकते हैं कि सर कि बहुत सारे सेल को जब कंबाइन किए तो टिश्यूज बना, और जो आप अभी बता रहे हैं उसमें यानी बहुत सारे टिश्यूज को जब कंबाइन किए तो ऑर्गन बन गया। बहुत सारे ऑर्गन्स को कंबाइन किए तो ऑर्गन सिस्टम बन गया। ऑर्गन सिस्टम, अब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम को कंबाइन किए तो हम बन गए, हम लोग बन गए, यानी एनिमल्स बन गए, हम ह्यूमन बीइंग्स बन गए। यानी तीनों चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब हो गया कि कोई भी चैप्टर को मिस भी नहीं करना है, कोई नहीं, एकदम मिस करोगे तो बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है। चैप्टर नंबर 7 जो व्हाई डू वी फॉल चैप्टर है, हालांकि इसको जो है चैप्टर को रिमूव कर दिया गया है आपके सिलेबस में से, लेकिन बहुत मजा आएगा, इसीलिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ाएंगे। एक से एक बीमारियों को पढ़ाएंगे। हर साल इतनी सारी बीमारियां आ रही हैं और कितने लोग हैं कई सारी बीमारियों को लेकर के निकल लेते हैं, है ना। तो हम लोग इसमें पढ़ेंगे कई सारी बीमारियां, वायरल रिलेटेड, वायरल फीवर के बारे में पढ़ेंगे, वायरस से रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, बैक्टीरिया से रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, प्रोटोजोआ से रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं, फंगस से रिलेटेड बीमारियां क्या होती हैं। एक तो मुझे याद आया प्रोटोजोआ से होने वाली बीमारी मलेरिया। हाँ, मलेरिया सर, मलेरियल फीवर होता है, एक तरह के मलेरियल पैरासाइट के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम के चलते होता है। मलेरिया फीवर के चलते पर ईयर लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है पूरे वर्ल्ड में। 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है पर ईयर, लगभग 2 लाख लोगों की मौत हो जाती है सिर्फ मलेरिया फीवर से। उस चीज के बारे में भी यहाँ पे पढ़ना, उससे बचने के भी उपाय इसमें पढ़ने हैं। अब अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट ने सिलेबस को हटा दिया, हम लोग को सिर्फ पढ़ाना थोड़ी एजुकेट करना है, यानी समाज को जागरूक भी करना है, और वो उसी से रिलेटेड एक चैप्टर है। यानी जब कह रहा है क्या कि आपने सेल पढ़ा, सेल के बाद से आपने टिश्यू बना दिया उसी सेल से, और उसी टिश्यू से जब आपने ऑर्गन बना दिया तो ऑर्गन्स हेल्दी कैसे रहे, वो सर्वाइव कैसे, उसका ये चैप्टर है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो मान लीजिए कि कैसे पता चलेगा इन छोटे छोटे बच्चों को कि कैसे हम लोग अपने बॉडी को सेफ रख सकते हैं। कहा जाता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन द क्योर। बीमारी को आने से पहले ही हम उसे बचाना जरूरी है ना। बीमारी आ ही गया, मानते कि क्योर है तो क्या करेंगे, बीमारी लेते रहेंगे। मान लीजिए जैसे कोरोना अभी आया था, कोरोना में लोगों का लंग्स आधा डैमेज हो गया, क्योर हो गया मानते हैं,
बच गए वो, लेकिन आधा तो लंग्स लेकिन गया। मैंने ऐसा सुना है कि अभी भी जो लोग उस तरह के हैं जिनको हार्ट के प्रॉब्लम्स है, वो डिजीज अभी भी इम्पैक्ट कर रहे हैं, यानी बताइए। जिनको कोरोना हो गया है, वो आज के समय में हार्ट डिजीज से डेथ हो रहा है उनका। अब आज बताइए, rate तो बहुत इसीलिए ज्यादा ना प्रिवेंशन इज नेसेसरी। अगर Prevention- पहले ही प्रिवेंशन कर लिए रहते तो आज दिक्कत नहीं ये होता नहीं ना। आते। बिल्कुल नहीं होता। चैप्टर नंबर 8 जो है मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स। ये वही मोशन है जो क्लास 6 में भी पढ़ना था, क्लास 7 में भी पढ़ना था, क्लास 9 में भी पढ़ना है। मोशन, मोशन क्या होता है? अगर किसी चीज का पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है तो उसे मोशन बोलेंगे। क्या सर? ये एकदम सही बोला है। अगर मान लीजिए कि जैसे हम यहां पे हैं, अभी टाइम 0 बोल देते हैं, थोड़ा सा समय बीतते गया और देखिए हम यहां से आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो टाइम के साथ मेरा पोजीशन चेंज हुआ कि नहीं सर? एकदम हुआ। टाइम के साथ पोजीशन चेंज हुआ, एकदम लेकिन सर अभी एक जगह पे खड़े हैं, तो टाइम मेरा- के साथ उनका पोजीशन नहीं चेंज हो रहा है। मीन्स रेस्ट में है, मेरा पोजीशन ही चेंज नहीं हुआ, तो मैं मोशन में नहीं हूँ। इट मीन्स मैं रेस्ट में तो हूँ। सर है रेस्ट में, हम है किस में? मोशन में। तो रेस्ट और मोशन में पढ़ेंगे। अगर इसी चीज से स्पीड निकल के आएगा, इसी चीज से वेलोसिटी निकल के यानी सीधे आएगा, कर सकते हैं कि सर डिस्टेंस को अगर टाइम से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा? स्पीड हो जाएगा। लेकिन उसमें भी तो एक कंफ्यूजन आ जाती है ना कि सर एक होता है जिसमें कि स्ट्रेट पाथ होगा और एक में डायरेक्शंस बार बार चेंज होता तो है। देखिए सर, जिसमें डायरेक्शन चेंज होगा ना वो स्पीड हो जाएगा। अच्छा। आज जिसका डायरेक्शन फिक्स होगा वो वेलोसिटी हो जाएगा। वेलोसिटी, इसका मतलब हो गया कि जो स्पेस में एयरक्राफ्ट वगैरह जो वर्क करते हैं वो स्पीड पे नहीं करके वेलोसिटी पे करते हैं, क्योंकि वो स्ट्रेट जाते हैं। यानी बंदूक से निकली हुई गोली भी स्ट्रेट जाती है, यानी वेलोसिटी बोल सकते हैं। जी 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 जी। नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। मींस हम इसमें पढ़ेंगे कि ये जो मोशन हुआ है, सर इस दुनिया में कोई भी ऐसा मोशन नहीं हो सकता है जो विदाउट फोर्स हो, यानी पुश और पुल की उसकी नीड होगी ही होगी। क्योंकि न्यूटन के 3 लॉज है बाबू, आप लोगों को बताया जाएगा कि न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ। पता है न्यूटन के फर्स्ट लॉ में क्या कहा गया है? कि नथिंग, इफ यू मूव नथिंग, नथिंग विल बी मूव्ड। मींस इफ देयर इज अ बॉडी, देन देयर इज अ बॉडी इन मोशन और रेस्ट, then it will be continue to its motion or rest until or unless it is compelled by another external unbalanced force। यानी कह रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर अनबैलेंस फोर्स नहीं लगाते हैं तो वो जिस पोजीशन में वो उसी पोजीशन में रहेगा। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहता है, रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है। इट मींस कि इसका बेस्ट एग्जांपल हम एक पंखे को दे सकते हैं। हाँ, बहुत कि बच्चे लोग अभी वीडियो देख रहे हैं, उनका फैन चल रहा है, अगर जब तक वो ऑफ नहीं करेंगे वो चलते रहेगा। और देखिए अगर वो ऑफ कर भी देते हैं तो पंखा रुका क्यों? पंखे को चलते रहना चाहिए। हाँ। कि अंदर उसके फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के चलते वो फ्रिक्शन एक फोर्स है। हाँ, फोर्स है। कांटेक्ट फोर्स में आता है। फोर्स में आ गया, कांटेक्ट फोर्स में 3 फोर्स आता है, फ्रिक्शन फोर्स आता है, ये आपको मस्कुलर फोर्स आता है और मैकेनिकल फोर्सेस। मैकेनिकल फोर्सेस माने मशीन वाला। जो साइकिल जो होता है, साइकिल जब हम लोग चलाते हैं तो हम लोग जो चला रहे होते हैं, जो हम लोग अपने बॉडी से जो पैर से मारते हैं पॉडल को, मस्कुलर फोर्सेस। और पॉडल जो है चैन को जो मूव कराया वो मैकेनिकल फोर्सेस हो गया। और चक्के और चक्का जो टायर होता है और जो सरफेस होता है, इनके बीच में जो फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स। यानी एक साइकिल में हम लोग तीनों कांटेक्ट फोर्स को, और गलती से हम लोग गिर गए तो नॉन कांटेक्ट भी आ गया, ग्रेविटेशनल फोर्स है। यानी बहुत ही मजेदार होने वाला है, बहुत मजा आएगा इस चैप्टर में सर। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग ग्रेविटेशन, उसी की चर्चा जैसे अभी आप कर रहे थे, जहां से हुआ वहीं से इसकी शुरुआत। सर ने जैसे बताया कि अगर आप साइकिल से गलती से गिर गए तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाएगा। दुनिया की 2 चीजें आप खुद सोचो यार, कि आखिर हमारा जो अर्थ है, सुनना, आखिर जो हमारा अर्थ है ये सन के चारों तरफ क्यों घूम रहा है? क्योंकि वहां पर अर्थ को सन जो है अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए है, अपनी तरफ खींचे हुए है। सन जो है अर्थ को अपनी तरफ खींचे हुए है। और नॉट ओनली अर्थ, देयर आर 8 मोर प्लैनेट्स, अदर प्लैनेट्स भी है जो एक दूसरे पे ग्रेविटेशनल फोर्सेस लगा रहे हैं। यानी एक अर्थ पे हमको लग रहा है कि 7 प्लैनेट प्लस सन, ये सारे जो 8 जो है एक अर्थ पे फोर्सेस लगा रहा है। दैट इज द ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन के कारण ही पॉसिबल है। बस जिसका फोर्स ज्यादा है अर्थ उसका चक्कर लगा रहा है। इट मींस ये हो गया कि सर एक और चीज कर सकते हैं कि अर्थ की अगर सरफेस की बात करें, अर्थ के सरफेस पे तो पेड़ के पत्ते जो झुके रहते हैं वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स में आएगा, वो अर्थ का स्पेशल ग्रेविटी हो जाएगा। अर्थ की स्पेशल, यानी हर जो भी सेलेसियस ऑब्जेक्ट्स है उनकी अपनी अपनी जो है ग्रेविटी होगी। जी जी जी। यानी मून की अलग ग्रेविटी होगी। इसीलिए शायद हम लोग ने चंद्रयान के समय में हमने न्यूज में सुना हुआ था कि अर्थ की ग्रेविटी से जाएगा
तो ये चंद्रमा की ग्रेविटी यानी मून की ग्रेविटी में चला आएगा। और इसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट होता है सर, हम लोग को ऐसा लगता है कि सिर्फ अर्थ ही मून को अपनी तरफ खींचता है, मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींचता अपनी है। तरफ खींचता है। जैसे आपने देखा होगा जो वेव्स आते हैं यानी समुद्र में, टाइड्स टाइड्स आते हैं, टाइड्स जो आता है, पता हाई है? टाइड्स और लो हाँ, टाइड्स। लो टाइड्स। पता है जब क्या होता है कि जब मून हमारे अर्थ के सामने से, वाटर के सामने से गुजरता है तो अर्थ को खींचता है। खींचता अब अर्थ को तो खींच नहीं सकता है, इसीलिए हमारे ओशियन में वाटर्स को वाटर को खींच के छोड़ देता है, छोड़ देता है। वाटर को खींचता है और जैसे ही आगे बढ़ता है वाटर को छोड़ देता है। और जब वो छोड़ेगा ना तो वाटर क्या करता है, टाइड्स बनाते बनाते आगे की तरफ बढ़ जाएंगे, वेव्स बनाते सर बनाते मैंने सुना है कि ये मून के साथ साथ ये सन भी करता है। हाँ, 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 ये सन भी का भी जो होता है है। ये भी अपना ग्रेविटी लगाता है, जी, जी, जी। यानी दोनों के कारण टाइड्स आता है। ये मजेदार चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है। नेक्स्ट चैप्टर होगा ग्रेविटेशन का सेकंड पार्ट, हम लोग उसे निकाल के बाहर पढ़ेंगे, इसका नाम है फ्लोटेशन चैप्टर। फ्लोटेशन में हम लोग पढ़ेंगे कोई भी चीज फ्लोट क्यों करता है। सोचिए कि पानी में एक छोटा सा कील डालते हैं, वो डूब सिंक जाता कर जाता है। सिंक कर जाता है। लेकिन इतने बड़े बड़े जहाज देख रहे हैं आजकल, कितने बड़े बड़े हाँ, बड़े बड़े जहाज है वो नहीं सिंक कर वो पाते। नहीं या सिंक कर पनडुब्बी हमारा जो ये है, पनडुब्बी जो है ये भी ऐसा नहीं कर पाते, वो तो डूब भी जाता है, सिंक नहीं, करके देखिए फिर ऊपर उठ सबमेरिन्स जाता में क्या होता है, पनडुब्बी सबमेरिन्स में क्या होता है, उसमें नीचे जो है वाटर भरा जाता है। अच्छा। और जब पानी भरा जाता है, जैसे जैसे पानी भरते जाएगा वो हाई वेट होते जाएगा, और जब भारी हो जाएगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा, वो डूब जाएगा। डूब जाएगा। यानी सीधे यानी वेट पे डिपेंड Weight कर पे रहा है, depend डेंसिटी पे डिपेंड density कर पे रहा depend है, उसी के बेसिस पे वहां पे ग्रेविटी भी क्या कर रहा है, वर्क कर जी। रहा है। और इसी चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे एक प्रिंसिपल दैट इज कॉल्ड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल, जिसने यूरेका वर्ड का यूज किया हाँ, हुआ है। यूरेका वर्ड का यूज किया हुआ था। 12 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड पावर। बाबू आपके क्लास में ना, आपके बुक में वर्क एंड एनर्जी चैप्टर लिखा हुआ है, बट हम आप लोग को वर्क, एनर्जी एंड पावर पढ़ाएंगे। पता है क्यों? क्योंकि जनरली चैप्टर का रियल नेम वर्क, एनर्जी एंड पावर ही होता है। वर्क काम कैसे करते हैं, एनर्जी जिसके कारण काम करते हैं, और पावर काम करने का जो रेट होता है, दैट इज कॉल्ड पावर। यानी सीधे कहने का वर्क और एनर्जी में अगर टाइम से डिवाइड कर दिए तो हमें क्या मिल गया, पावर मिल जाएगा। जैसे हमने डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड किया तो स्पीड मिला, तो वर्क और एनर्जी को टाइम से डिवाइड किए तो क्या मिल गया, पावर मिल गया। तो इसको भी हम लोग पढ़ेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर हम लोग एक और चैप्टर पढ़ेंगे, व्हाई डू वी फॉल। चैप्टर पहले आ चुका है सर, इसे हाँ, दोबारा लाने की जरूरत नहीं है। नहीं थी। फिर 14 नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं साउंड चैप्टर के बारे में। साउंड चैप्टर फिजिक्स का लास्ट चैप्टर होगा। ये क्लास 8 में भी पढ़ना था शायद इन लोगों को। सर एकदम क्लास 8 में भी पढ़ना। ऐसे क्या पढ़ना था इन लोगों को? क्लास 8 में तो हमें वोकल कॉर्ड्स और नॉर्मल जो साउंड जो प्रोड्यूस किया जा रहा है वाइब्रेशंस के कारण, उसके बारे में पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे प्रॉपर साउंड की प्रॉपर्टी पढ़नी है, साउंड वेव की भी प्रॉपर्टी पढ़नी है और साउंड की भी प्रॉपर्टी पढ़नी है। यहाँ पे एम्पलीट्यूड, पिच, या। क्वालिटी ना, सबके बारे में हाँ, तो पढ़ना है। एम्पलीट्यूड अलग हो गया, जैसे कि एम्पलीट्यूड जो हो गया ना सर, साउंड वेव्स में आ गए, वेवलेंथ साउंड वेव की प्रॉपर्टी हो गई। जबकि पिच जो है लाउडनेस है, सॉफ्टनेस है, या जो क्वालिटी जो आता है जिसको हम लोग टिम्बर भी कहते हैं, वह साउंड की प्रॉपर्टी हो गई। यानी दो तरह की हो गई, एक साउंड वेव की प्रॉपर्टी पढ़नी है और एक साउंड की प्रॉपर्टी पढ़नी जो यहाँ पे है। फिर इसमें हम लोग को फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा। फ्रीक्वेंसी में अल्ट्रासोनिक वेव ना, अल्ट्रासाउंड पढ़ेंगे, इंफ्रासाउंड के बारे में इंफ्रासोनिक साउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें हमको वेल और डॉल्फिन में अंतर समझ में आएगा कि दोनों में क्या डिफरेंसेस है। एक इंफ्रासोनिक है और एक जो है अल्ट्रासोनिक। पता है स्टूडेंट्स, दो हाथी आपस में एक दूसरे के सामने अगर खड़े हैं ना तो आपस में बात कर लेते हैं, लेकिन हम लोग को सुनाई नहीं देता। या हाथी अगर चिल्लाता भी तो हमें बहुत ज्यादा पता नहीं चलता, हमारे पास में आ जाता है। तो वही स्थिति जो है हमारे साथ जो है, ऐसा मूवीज वगैरह में बच्चों ने, आप लोगों ने देखा, वेल जब चली आती है तो पता नहीं चल पाता क्योंकि अल्ट्रासोनिक। तो हमें क्यों नहीं पता चल पाता है, वो भी इसी चैप्टर में पढ़ना है। ह्यूमन ईयर का स्ट्रक्चर भी इसमें पढ़ना है, जिसमें हमें सबसे छोटा बोन जो हमारे बॉडी का होता है वो इसी ईयर में है, वो इसी चैप्टर में किया जाएगा। 15 नंबर चैप्टर जो होगा वो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में होगा। ये चैप्टर भी आप लोगों के सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है, लेकिन ये पढ़ना जरूरी है। क्यों पढ़ना जरूरी है? देखिए, हमारे अर्थ पर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, लेकिन पता है सर, आजकल इसका कोई मैनेजमेंट का तरीका नहीं देख रहा है लोग। जितना मन में, यार पैसा है तो कितना भी गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चला, चलो कोई बात नहीं, आपके पास पैसा ज्यादा है, पेट्रोल ज्यादा यूज करके गाड़ी चलाओगे, लेकिन पता है एग्जॉस्ट तो हमारे नेचुरल रिसोर्स ही ना हो रहा है। आप पैसा दोबारा कमा सकते हो क्या उस नेचुरल रिसोर्स को दोबारा ला सकते? नहीं ला सकते, क्योंकि सर हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि 300 करोड़ लग जाते हैं तब जाके जो है नेचुरल रिसोर्सेस में जो है हमारे जो बन पाते हैं कोल, पेट्रोलियम और गैसेस, और उसमें भी वही तो कई करोड़ साल लगते हैं तब जाके बना, और हम इसको मिनट भर में खर्च कर देते हैं। तो इसका मैनेजमेंट जरूरी है।
16 नंबर चैप्टर एंड द लास्ट फूड इंप्रूवमेंट पढ़ना है, इंप्रूवमेंट इन द फूड रिसोर्सेज। पता है सर, फूड रिसोर्स तो बहुत तरह के हैं, एनिमल रिसोर्सेज भी हैं, प्लांट रिसोर्सेज भी हैं। इंप्रूवमेंट क्यों जरूरी है? लगातार पॉपुलेशन बढ़ रहा है। आप खुद सोचिए, सिर्फ इंडिया का पॉपुलेशन देखा जाए तो 2001 में जो इंडिया का पॉपुलेशन था ये 102 करोड़ था, और आज के 2011 में जो इंडिया का पॉपुलेशन था 121 करोड़ था, और अभी 2024 का दी एंड हो रहा है और अभी 144 करोड़ के आसपास। सोचिए तो कितना तेज पॉपुलेशन बढ़ रहा है। अगर इंप्रूवमेंट फूड रिसोर्सेज में नहीं किया जाएगा तो जितना खेत पहले था, क्या अभी उतना खेत है? नहीं। खेत कम होते जा रहे हैं, खेत का, क्योंकि मकान बन रहे हैं, इस कारण से इंप्रूवमेंट बहुत जरूरी है। जैसे हमने डॉक्टर एस स्वामीनाथन ने जो है पहला जो है ग्रीन रेवोल्यूशन लाया था, उसी तरह से एक और ग्रीन रेवोल्यूशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि हमारा देश जो है खुद पे क्या कर सके, डिपेंड कर सके। और उन सब चीजों को यहाँ पे पढ़ना है, इंप्रूवमेंट्स ऑफ फूड रिसोर्सेज, क्योंकि जमीन घटते जा रहा है, हाँ, पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, शहर बढ़ रहा है ना, हर कोई गांव से क्या जाना चाहता है सर, शहर का एरिया बढ़ रहा है। तो अब तो मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसे भी शहर है जो कि गांव के साथ अटैच हो गए, जैसे खुद हमारा अपना शहर है। आज की डेट में शहर का जो पूरा आसपास के गांव थे, आज खुद की, आज आप दिल्ली को देख लीजिए ना, दिल्ली बढ़ते जाके उत्तर प्रदेश में टच कर गया, नोएडा, उधर हरियाणा में चले जाइए, गुड़गांव वगैरह जो है पूरा जो है वो गांव वाला हिस्सा क्या होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है। सो कोई नहीं स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत अच्छे से सारे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं, सो बिल्कुल चिंता नहीं करने हैं। 1 रुपए का कोर्स है बस ये, 1 रुपए में आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, है ना, 1 रुपए में। क्या सर? एकदम। और ये 1 रुपया नहीं, ये सब्जेक्ट तो 25 पैसे का ही है सर। 1 रुपए का कोर्स है और 4 सब्जेक्ट मिल रहे हैं, तो साइंस को कितना मिला सर? 25 पैसे। 25 पैसे मिले, 25 में 16 चैप्टर, 25 पैसे में 15। एक बार अवॉइड भी फॉलो, सॉरी 15 चैप्टर्स मिल रहा है 25 पैसे में, 1.5 पैसे में एक चैप्टर्स मिल रहा है, वो भी आपको 9th क्लास के, जहां पे बच्चे जो है इधर उधर भागते हैं। हर पेरेंट्स बोलता है कि 9th क्लास से सिलेबस एकदम अलग हो जाता है, बहुत ध्यान से पढ़ो, तुम बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तुम्हें आईआईटी का प्रिपरेशन करना है। कौन होगा आखिर? सोचिए कि 1.5 पैसे में एक चैप्टर इतना पढ़ाए, मेहनत करे, ऊपर से डीपीटी मुझे तो नहीं लगता, नोट्स दे। मुझे तो नहीं लगता। हम लोग आज से जो है बहुत साल पहले पढ़े हुए, तो भी 100 रुपए, 150, 200 रुपए दिए हुए हैं ट्यूशन में। अच्छा, ये बच्चे जानते भी होंगे चाणक्य का फीस ऑफलाइन में इतना ज्यादा है, ऑनलाइन में फीस इतना ज्यादा है, सोचिए, लेकिन आपके लिए 1 रुपए में हम लोग दे रहे हैं। सो प्लीज जल्दी से ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, बिकॉज क्या पता कब प्राइस चेंज हो जाए, हाँ, क्योंकि स्टूडेंट्स का भीड़ बढ़ते ही जा रहा है टाइम टू टाइम। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं डायरेक्ट फर्स्ट चैप्टर मैटर्स इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर के साथ। ओके, सो थैंक यू।